हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन यम्मी एंड जूसी रेड टोमेटोज़ के बारे में कि कैसे आप अपने घर पे किचन गार्डन में पोट या कंटेनर्स के अंदर इन टोमेटोज़ को ग्रो कर सकते हैं, वो भी साल भर। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप अच्छी फ्रूटिंग ले सकें और इनका टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। टोमेटोज़ को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए होगी सबसे पहले टोमेटोज़ की सीडलिंग। या तो आप इसकी नर्सरी से इसकी पौध लेके आ सकते हैं या फिर खुद इसके सीड्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स को ग्रो करने के लिए आपको हल्की सी एक मिट्टी लेनी है, मतलब पोरस मिट्टी होनी चाहिए। आप मिट्टी और कंपोस्ट जो है वो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके भी उसमें सीड्स जो है वो आराम से ग्रो कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोकोपीट मीडियम अवेलेबल है तो उसमें भी आप सीडलिंग को ग्रो कर सकते हैं। किसी भी पॉट के अंदर या सीडलिंग ट्रे के अंदर आपको मिक्सचर को भर देना है। ऊपर से सीड्स को स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके ऊपर 1 इंच की लेयर जो है वो सेम सॉइल मिक्सचर की डाल दीजिए और ऊपर से हल्का सा वाटर आपको स्प्रिंकल करते रहना है। सीड्स लगाने के बाद आप इस ट्रे को फुल सनलाइट में रखिए अगर आप विंटर सीजन में इसे ग्रो कर रहे हैं, और अगर आप समर सीजन के लिए सीड्स लगा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इसे सेमी शेड एरिया में रखना है। टमाटर जो है वो हम साल भर अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, बस आपको इसकी सही वैरायटी का पता होना चाहिए। अगर आपको वैरायटी के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके लिए आप इसकी पौध जो है वो सीधी नर्सरी से खरीदें, क्योंकि नर्सरी में सही सीज़न में सही पौध जो है वो आती है किसी भी सब्ज़ी या फूल की। तो उस टाइम पे आपको वैरायटी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर के ये पौधे मैंने नर्सरी से ही परचेज़ किए थे और उन्हीं से मैंने इन टमाटोज़ को ग्रो किया है। आने वाले समर सीज़न में चेरी टमाटोज़ जो हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं और उसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर पौध तो आपको मिल ही जाएगी नर्सरी से। 10 से 15 रुपए के बीच में टमाटर का एक पौधा जो है वो आराम से आपको मिल जाता है। और इस एक 16 इंच के पॉट के अंदर मैंने यहाँ पे 3 पौधे जो हैं वो टमाटर के ग्रो किए हुए हैं। टमाटर को ग्रो करने के लिए आपको एक अच्छा बड़ा पॉट जो है वो चाहिए होगा, जिसका डायमीटर कम से कम 16 इंच हो और 16 इंच उसकी डेप्थ हो। उससे बड़ा पॉट आप चूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी फ्रूटिंग और भी अच्छी होगी। बट उससे छोटा पॉट जो है वो प्रेफर ना करें, उसमें फ्रूटिंग जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि टमाटर की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं और उनको काफ़ी स्पेस चाहिए होती है अच्छी फ्रूटिंग के लिए। मैंने इन टमाटोज़ को ग्रो करने के लिए 16 इंच का पॉट यूज़ किया है। ये एक नर्सरी पॉट है जिसके नीचे काफ़ी सारे ड्रेनेज होल हैं। ड्रेनेज होल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, अदरवाइज पानी के रुकने की वजह से आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाती। इन ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए मैंने ये फैब्रिक का यूज़ किया है, पॉली फैब्रिक है ये, जिसमें से आपका सॉइल मिक्सचर बाहर नहीं निकलेगा, बट धीरे धीरे एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। तो अब बारी आती है टमाटोज़ के लिए सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करने की। सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए आपको 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% उसमें सैंड मिलानी है। सैंड की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी कम रखें और कंपोस्ट हमें इसमें ज़्यादा मिलानी होती है, क्योंकि टमाटोज़ को अच्छा ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छे से फ्रूटिंग करने के लिए। इससे उसके फ्रूट की क्वालिटी और उसका टेस्ट भी बेटर होता है अगर हम इसे अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो। और न्यूट्रिशन वाइज अगर देखा जाए तो इसके लिए किचन वेस्ट कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी रहती है, जो इसको बहुत कम क्वांटिटी में बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो इस पॉट में ये सारा सॉइल मिक्सचर भरने के बाद अब बारी है अपनी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने की। ये सीडलिंग्स मैंने नर्सरी से परचेज़ की थी और इसमें मैं इस पॉट के अंदर 3 प्लांट्स जो हैं वो लगा रही हूँ। आप 2 प्लांट भी लगाएंगे तो भी काफ़ी होगा, इनको काफ़ी स्पेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, बट 3 से ज़्यादा प्लांट इसमें बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई प्लांट जो है वो छोटे रह जाएंगे जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो 3 प्लांट जो है वो मोर देन इनफ हैं इसमें ग्रो करने के लिए। सीडलिंग्स आपको थोड़ी सी डीप ही लगानी है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी रूट्स जो है वो ऊपर की तरफ भी आती हैं, और जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता है इसकी स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो धीरे धीरे वो फॉल करने लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा डीप लगाएं तो वो जल्दी फॉल करना शुरू नहीं करेगा। करीब 1-1.5 महीने के बाद आप देखेंगे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। प्लांट जो है वो धीरे धीरे उसमें फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, और इसके साथ ही जो प्लांट है बड़े होने के बाद फॉल करना भी शुरू कर देते हैं। और टमाटोज़ जब ग्रो होंगे तो उसके वेट के साथ ही और भी नीचे की तरफ गिरते जाएंगे। जैसे जैसे ये नीचे गिरते जाएंगे इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती जाएगी, और इसीलिए हमें इसके साथ लगानी है सपोर्ट के लिए कुछ स्टिक्स, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है वो सीधे खड़े रह सके और इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे। टाइम टू टाइम जितनी भी
एज्ड लीव्स होती हैं, जो भी लीव्स टाइम के साथ येलो होने लग जाती हैं, उनको कट करके हटाते रहिए ताकि वो आपके प्लांट का न्यूट्रिशन जो है वो वेस्ट ना करें और जितना भी न्यूट्रिशन है वो सही डायरेक्शन में जाए, फ्रूट्स को मिले और न्यू ग्रोथ को मिले, तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से फ्रूटिंग कर पाएगा। 1-1.5 महीने के बाद जब आपको इसमें फ्लावर्स दिखने शुरू हो जाएं, तो इसमें जो है वो पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेजिटेबल्स के केस में। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये फीमेल फ्लावर्स पॉलिनेट होंगे, ये फ्रूट्स में कन्वर्ट होने लगेंगी। और देखिए कितने सारे छोटे छोटे टोमेटोज़ जो हैं, क्यूट क्यूट टोमेटोज़ जो हैं वो यहाँ पे ग्रो होना शुरू हो गए। अब टाइम है इनको फर्टिलाइज़ करने का। जैसे ही आपके टोमेटोज़ ग्रो होने लग जाएं, अपने प्लांट के बड़े होने के करीब 15 से 20 दिन के बाद आपको इसे फर्टिलाइज़ करना है। इसको काफ़ी अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और टोमेटोज़ के लिए 2 फर्टिलाइज़र बेस्ट हैं। एक तो ऑर्गेनिक मैटर, चाहे आप उसके लिए वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट कुछ भी यूज़ करें। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है इसके लिए सीवीड फर्टिलाइज़र। आपके प्लांट में किसी भी टाइप की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, उसके लिए हम इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र ज़रूर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि प्लांट को काफ़ी टाइप के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो कि समटाइम्स हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। इसकी लीव्स में स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं या लीव्स बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और ऐसी सिम्टम्स डिनोट करते हैं या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को, आयरन की डेफिशिएंसी को। तो इन सब के लिए हम अलग अलग फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं दे सकते हैं। थोड़ा बहुत इसको कंपोस्ट से मिल जाएगा और काफ़ी सारी कमी इसकी जो है वो सीवीड फर्टिलाइज़र पूरी कर देगा। हर 15 दिन की रूटीन आप बना सकते हैं कि 15 दिन बाद आप इसको कंपोस्ट दे दीजिए और अगले 15 दिन के बाद आप इसको सीवीड फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र कैसे दिया जाता है, इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, कैसे वो अपना रिजल्ट दिखाता है, क्या क्या यूजेस हैं सीवीड फर्टिलाइज़र के, कहाँ से आपको वो मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या वीडियो की एंड स्क्रीन के ऊपर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से आप सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि 1 लीटर पानी के अंदर आपको अगर लिक्विड फॉर्म यूज़ करनी है तो 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र जो है 5 ml के करीब, वो 1 लीटर पानी में घोल के एक प्लांट को देना होता है। करीब 2-2.5 महीने के बाद आपको इसके फ्रूट जो है वो बड़े होते हुए दिखेंगे और धीरे धीरे वो अपना कलर चेंज करना शुरू करेंगे। मतलब थोड़ा सा ऑरेंजिश और धीरे धीरे फिर येलो एंड रेड में वो कन्वर्ट होना शुरू होंगे। और जैसे जैसे आपके फ्रूट्स कन्वर्ट होते रहें तो ये उसकी परफेक्ट स्टेज होती है उसको हार्वेस्ट करने की। टमाटो जितना सही स्टेज पे आप उसे हार्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर रेड स्टेज पे अगर आप उसे हार्वेस्ट करेंगे, तो ही उसका टेस्ट जो है वो सबसे अच्छा आएगा और उसका जो कंटेंट है अंदर का वो सबसे अच्छे तरीके से तैयार हो चुका होगा। बहुत अर्ली स्टेज पे भी जब हम टमाटोज़ को तोड़ लेते हैं तो भी उनका टेस्ट जो है वो ज़्यादा खट्टेपन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटोज़ हो जाते हैं। और इसकी बजाय जब आपके टमाटोज़ पूरी तरह से पक जाएं तब आप उन्हें हार्वेस्ट कीजिए। एक चीज़ का आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि इसको सनलाइट जो है कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट जो है वो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसे सर्दियों में ग्रो कर रहे हैं, चाहे आप इसे गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं। गर्मियों में आप 6 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं, सर्दियों में 7-8 घंटे की सनलाइट जो है वो इसको चाहिए होती है ताकि अच्छे से ये अपनी फ्रूटिंग जो है वो तैयार कर सके। और सर्दियों के दिनों में कोहरे से और गर्मियों के दिनों में बरसात से आपको अपने प्लांट्स को बचाना होता है और इसी वजह से हम इसके ऊपर कभी भी वाटरिंग नहीं करते हैं। इनकी पत्तियों के ऊपर आपको वाटरिंग नहीं करनी होती है, इससे इसमें काफ़ी सारे टाइप की डिजीज़ जो हैं वो पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं और इसकी पत्तियां जो हैं ओस की वजह से झड़नी या जल्दी येलो होनी शुरू हो जाती हैं, जो ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। सर्दियों में जिन दिनों में धूप नहीं निकलती है, ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, उन दिनों में इसकी पत्तियां जो हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ जलने लग जाएंगी या फिर कुछ पत्तियां उसकी पीली होकर गिरने लग जाएंगी। तो ऐसी पत्तियों को आप साथ के साथ रिमूव करते रहें। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद फिर से धूप आनी शुरू हो जाती है और फिर से ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं और प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बर्फ़ पड़ती है, ऐसे इलाकों में टोमेटोज़ जो हैं वो ग्रो नहीं होते। इनके लिए धूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसकी वाटरिंग, कि इसकी अपर लेयर जो है वो हमेशा आपको थोड़ी सी मॉइस्ट दिखनी चाहिए। इसको कभी भी सूखने नहीं देना है इसकी मिट्टी को, और इसलिए आपको डेली रूटीन में इसकी मिट्टी को चेक करना है। अगर ऊपर की सॉइल आपको थोड़ी सी सूखी हुई दिखती है तो थोड़ा सा वाटर जो है वो आप ऊपर की सॉइल पे दे सकते हैं।
बहुत ज़्यादा सोगी ना करें सॉइल को, बट इसको थोड़ा थोड़ा आपको हमेशा गीला रखना होता है। सूखी मिट्टी में इसके टोमेटोज़ जो हैं अच्छे से उसका जूस नहीं बन पाएगा, पत्तियाँ जल्दी पीली होकर गिरने लग जाएंगी और उसके फ्रूट भी जो हैं, जो उसके फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट होने से पहले ही झड़ के गिर जाएंगे, तो फ्रूट आपका ज़्यादा तैयार नहीं हो पाएगा। तो सनलाइट और वाटरिंग इसके लिए बहुत बेसिक नीड्स हैं इसकी, जो अगर आप मान लो कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह भी इसको नहीं देते हो तो मिट्टी से भी अपना न्यूट्रिशन लेके थोड़ा बहुत फ्रूट जो है वो देने लग जाएगा आपको। बट अगर आप इसे सनलाइट और पानी टाइमली नहीं दे रहे हैं तो ये कुछ भी आपको प्रोड्यूस करके नहीं देगा, तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इन टोमेटोज़ के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और अब बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि टोमेटोज़ को ग्रो करते वक्त हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पानी जो है वो कभी भी इसकी पत्तियों के ऊपर आपको नहीं देना है, इससे इसमें फंगस के डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे लीफ कर्ल होने लग जाएंगी या रोल होने लग जाएंगी, वो भी आपके प्लांट की आउटपुट को, उसकी फ्रूटिंग को अफेक्ट करते हैं। दूसरा, इसमें इंसेक्ट अटैक भी काफ़ी कॉमन है, मोस्टली एफिड्स और थ्राइप्स इसके ऊपर अटैक करते हैं, और इसके लिए आप नीम ऑयल सोल्यूशन जो है वो इसका स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं हर 15 दिन के बाद, ताकि ये इंसेक्ट से बचे रहें। एक और सोल्यूशन जो आप इसके लिए कर सकते हैं, इनफैक्ट सभी प्लांट्स में इंसेक्ट की प्रॉब्लम के लिए आप एक और सोल्यूशन जो ट्राई कर सकते हैं वो है हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज की छिलकों का जो बायोएंजाइम बनाया जाता है, वो भी आपके प्लांट के लिए एक इंसेक्टिसाइड की तरह ही काम करता है। बायोएंजाइम कैसे बनाया जाता है उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और वो ना सिर्फ इंसेक्टिसाइड का काम करेगा बल्कि आपके प्लांट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप फिर बायोएंजाइम भी इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को प्रोवाइड करेंगे और उसको अच्छी फ्रूटिंग में हेल्प करेंगे। और एक और प्रॉब्लम जो आपने अक्सर टोमेटोज़ में देखी होगी कि टोमेटोज़ के पास जो एक ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है और उसका अंदर भी उसका निशान जो है वो काटने पे आपको दिखता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉसम एंड रोट प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम टोमेटोज़ में होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। अगर आपके टोमेटोज़ में कैल्शियम की कमी है तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर हमारे एरियाज़ की जो सॉइल है जहाँ पे एसिडिक सॉइल अवेलेबल है, वहाँ पे कैल्शियम की कमी जो है वो ज़्यादातर प्लांट्स में नहीं होती है। बट अगर आप सेम सॉइल में बार बार सेम प्लांट अगर उगाते हैं तो वो कैल्शियम कंज्यूम करता है, तो उसमें कैल्शियम की कमी टाइम के साथ होने लग जाती है। अगर आप ऐसे टाइप का ब्लैक स्पॉट अपने टोमेटोज़ के फ्रूट के ऊपर कहीं पे देख पा रहे हैं, दैट मीन्स उसमें वो ब्लॉसम एंड रोट की प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है, जो कि कैल्शियम की कमी को बता रही है। तो इसके लिए अब आपको अपने प्लांट को डायरेक्ट कैल्शियम देना है जो जल्दी से इसकी कमी को पूरा कर सके। और इसके लिए जो आपको यूज़ करना है वो है लाइम पाउडर, जिसे कि हम चूना भी कहते हैं। चूने का 1/4 चम्मच आपको कुछ पानी में घोल के उसे अपने प्लांट को देना है। जब ये कैल्शियम वाटर सोल्यूबल होगा तो डायरेक्टली प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा और जल्दी उसका इफेक्ट आपके प्लांट के ऊपर दिखेगा। इससे आपके प्लांट का जो आने वाला फ्रूट बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा और उसमें ऐसे टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे ये टोमेटोज़ के प्लांट्स और ये फ्रूट्स मैंने ऐसे ही ग्रो किए हैं और मुझे अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सारे फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और आप फ्रूट का साइज़ देखिए, कितना अच्छा फ्रूट का साइज़ जो है वो तैयार हुआ है, बिल्कुल रेड टोमेटोज़ हैं। और इसी तरह से आप भी अपने टोमेटोज़ अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। चेरी टोमेटोज़ को भी सेम तरीके से ग्रो किया जाता है। बाकी जो उसके लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अपने आप ही तैयार हो जाएंगी जैसे ही आप उसे गर्मी के सीज़न में ग्रो करेंगे। सर्दियों के सीज़न में चेरी टोमेटोज़ को ग्रो नहीं किया जाता है। तो अभी फरवरी का मंथ आ चुका है, अभी आप चेरी टोमेटोज़ की सीड्स लगा सकते हैं या उसकी सीडलिंग लेके आके उसके प्लांट जो है वो लगा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में समर सीज़न में आपको टोमेटोज़ का हार्वेस्ट जो है वो मिलता रहे। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टोमेटोज़ के बारे में। आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।